Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Sandeep Tiwari. Students, लास्ट लेक्चर में हमने माय लास्ट डचेस के बारे में और रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था और उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये जो पोएम है My Last Duchess, it is a dramatic monologue written by great Victorian poet रॉबर्ट ब्राउनिंग। और फिर हमने ये भी बताया था व्हाट इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग और हाउ दिस पोएम माई लास्ट डचेस इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में या इन सारे पॉइंट्स पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पोएम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई होप आप सब लोगों के पास बुक्स होंगी। अगर नहीं भी हैं तो यू डोंट वरी, आपके पास ये जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ या ये जो वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसमें आपके सामने जो स्क्रीन पे पोएम की लाइंस भी दिखेंगी, साथ ही साथ उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिखने को मिल जाएंगे। तो आप बुक्स अगर है तो वेरी गुड, अगर नहीं है सो कोई बात नहीं है। आप इस लेक्चर के थ्रू ध्यान से पढ़ते हुए चलिए और आपका पूरा अटेंशन मेरे हर एक वर्ड, मेरे हर एक लाइंस में हो ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए एक बार में ही। सो आप इस अटेंशन के साथ या अपने अटेंटिव माइंड के साथ लेक्चर को अटेंड कीजिए और सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको सेटिंग बता दूं कि इस पोएम की सेटिंग क्या है। तो बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें स्पीकर कौन है? ड्यूक ऑफ फेरारा। फेरारा का एक राजा है, वो स्पीकर है। और लिसनर कौन है? तो मैंने बताया था कि इनवॉय या मैसेंजर, जो कि किस लिए आया है उसके पास? उसके सेकेंड मैरिज का प्रपोजल लेकर के। तो ड्यूक ऑफ फेरारा जो है वो क्या करता है कि उस मैसेंजर को अपने महल में घुमाने के दौरान अपनी आर्ट गैलरी में ले जाता है। आर्ट गैलरी में मतलब जहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें दिखाई देती हैं, स्टेचूज हुए, पेंटिंग्स हुए या कुछ और आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो जहाँ पे रखी हुई हैं उस गैलरी में वो उसको लेके जाता है। किसको? इनवॉय को या मैसेंजर को। जब वो अपनी आर्ट गैलरी में उसको लेके जाता है तो उस आर्ट गैलरी की दीवार पर एक पेंटिंग टंगी हुई है या एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग ड्यूक के लास्ट वाइफ या पिछली वाइफ की है, जो जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसके नाम से ही आपकी इस पोएम का टाइटल है माई लास्ट डचेस। मतलब उसकी डचेस की पेंटिंग है जो कि अब क्या है? डेड है। और पूरी पोएम वो एक्सप्लेन करता है या स्पीक करता है, स्पीकर अपने एक्सप्लेनेशन को देता है या एड्रेस करते हुए उस पेंटिंग को पूरी पोएम लिखी गई है। सो आपके माइंड में ये पूरी बात सेट हो जानी चाहिए कि इस समय ड्यूक, जो कि फेरारा का किंग है, और इनवॉय, जो मैसेंजर है काउंट का, वो लोग आर्ट गैलरी में खड़े हैं एंड द ड्यूक ऑफ फेरारा इज एड्रेसिंग या इज एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट्स ऑफ व्यू, his points of view
indicating towards the painting of his last duchess, मतलब अपनी लास्ट डचेस की पेंटिंग की तरफ इंडिकेट करते हुए वो पूरी पोएम को एक्सप्लेन करता है या वो अपनी पूरी स्टोरी उसको सुनाता है, किसको, एनवॉय को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. तो बच्चों, आपको पता होगा, आप फाइनल ईयर में आ गए हैं, तो आई होप आप ये बात तो जानते होंगे कि पोएम्स पढ़ते वक्त जहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं वहाँ पे हमें थोड़ा स्टॉप हो करके वहाँ तक की चीज़ें क्लियर करनी होती है, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब टुकड़ों में समझा जाता है जहाँ पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि फर्स्ट लाइन में लास्ट में एक कॉमा लग रहा है, तो पहली लाइन में जो मीनिंग क्लियर होगी वो उस कॉमा तक की बात क्लियर हो जाएगी, या कॉमा तक वो पूरा एक क्लियर मीनिंग देगा। तो देखिए क्या है, दैट इज़ माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, क्या कहा कि द ड्यूक ऑफ फेरारा इज एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट्स इंडिकेटिंग टूवर्ड्स द पेंटिंग ऑफ हिज लास्ट डचेस दैट इज ऑन द वॉल। यही बात वो कह रहा है कि वो दीवार पर एक पेंटेड या एक पेंटिंग टंगी हुई है, और वो पेंटिंग किसकी है, उसके लास्ट डचेस की, उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए वो बोलता है। तो इट मीन्स द पोएम स्टार्ट्स विद द ड्यूक शोइंग या इंडिकेटिंग टू अ गेस्ट ए पेंटिंग ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ ऑन द वॉल। क्या कर रहा है कि ड्यूक उस मैसेंजर को या उस गेस्ट को एक पेंटिंग शो कर रहा है, दैट इज ऑन द वॉल, एंड इट इज़ द पेंटिंग ऑफ हिज लास्ट डचेस या लास्ट वाइफ या फॉर्मर वाइफ। आगे देखिए, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। What he is saying? He is saying that when we look the painting, it seems, जब हम क्या करते हैं, पेंटिंग को देखते हैं, it seems, ऐसा प्रतीत होता है that she were alive, ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो। तो वो पेंटिंग को दिखाते हुए indicating to the painting या towards the painting, he says that she is looking as she were alive। आगे क्या कहता है, I call that piece a wonder now। Further he explains या further he says that now the Duke calls that painting या considers that painting a wonderful thing, a wonderful thing। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं उनको एक साथ इनकी मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि वो इंडिकेट करते हुए पेंटिंग को क्या कहता है, द ड्यूक सेज दैट इज द पेंटिंग ऑफ माई लास्ट डचेस दैट इज ऑन द वॉल। वो मेरी लास्ट डचेस की पेंटिंग है, दैट इज ऑन द वॉल, जो कि दीवार पर है, एंड इट इज लुकिंग एज, और ये कैसी दिखाई दे रही है, इट इज लुकिंग एज शी वर अलाइव। पेंटिंग को देख के ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग में वो जो डचेस है ना, वो अभी भी क्या है, जिंदा है। नेक्स्ट ही सेज या फर्दर ही सेज दैट नाउ आई कॉल दैट पेंटिंग अ वंडरफुल थिंग।
अब वो क्या कहता है, उस पीस को या उस पेंटिंग को एक वंडरफुल थिंग कहता है। आई होप ये 3 लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। फ्रा पेंडल्फ हैंड्स वर्कड busily a day, and there she stands. Will it please you sit and look at her? बच्चों, इससे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप बुक लेंगे या बुक में जब आप पोएम्स को देखेंगे, उसका टेक्स्ट को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो फ्रेगमेंट या जो पीस मैंने यहाँ पे आपको कलरफुल दिया है, जो लाइंस मैंने कलरफुल में या कलर्ड लाइंस जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ऐसी चीज़ें या सेम इतना ही पीस या इतना ही टुकड़ा बुक में नहीं होंगी या पोएम के ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के माइंड में जितने जितने थॉट्स बन रहे हैं, उतने उतने थॉट्स के लाइन मैंने अलग कर लिए हैं, ताकि आपके माइंड में जो इमेज है वो क्लियर बनती चले। इसीलिए मैंने पोएम्स की उतने ही टुकड़े या उस पोएम के उतना ही टुकड़ा लिया है जितना आपको समझ में आ जाए कि एक बात यहाँ पे कंप्लीट हो रही या एक थॉट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और इसके आगे दूसरा थॉट आएगा या दूसरी बात आएगी। तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि आपके सामने जो ये पोएम की लाइंस हैं, जितनी लाइंस एक सेट में हैं या एक टुकड़े में हैं, वो एक थॉट या एक बात प्रेजेंट करेंगी। सो मैंने पूरी लाइंस लेने की कोशिश नहीं की है, मैंने केवल थॉट के अकॉर्डिंग लाइंस वहाँ से कलेक्ट किया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलेंगे तो ईजिली आपके क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ते चलना। आपके पास बुक भी आ जाती है तो भी आप इतने इतने पीसेस या इतने इतने टुकड़े का आप उसमें डिवाइडेशन कर लेना और उसके बाद उसको पढ़ते रहना। तो देखिए आगे कहता क्या है कि फ्रा पेंडल्फ हैंड्स वर्कड बिजली अ डे एंड देयर शी स्टैंड्स, विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। आगे वो क्या कहता है, फ्रा बच्चों कौन है? फ्रा तो एक टाइटल है बच्चों। फ्रा एक टाइटल है जो इटली में जो मोंक होते थे, जो प्रिस्ट होते थे, जो साधु वगैरह होते थे, उनको एक टाइटल दिया जाता था, उनको कहा जाता था फ्रा। तो यहाँ पे ड्यूक एक्सप्लेन कर रहा है कि हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ दिस पिक्चर। तो कह रहा है फ्रा पेंडल्फ इज़ द आर्टिस्ट ऑफ द पिक्चर। मतलब ये पिक्चर किसने बनाया है? फ्रा पेंडल्फ ने बनाया है। और कैसे बनाया है? वर्कड बिजली अ डे, इट मीन्स ही वर्कड full a day. He worked full a day and the result is that the painting is on the wall. Yeah, the result is in the form of painting on the wall. वापस से ये देखिए 2 लाइन। The Duke says that the painter of this painting, the artist of this picture is Fra Pandolf and he worked full a day and the result is in the form of painting on the wall। मतलब उसने पूरा एक दिन मेहनत किया और उसका रिजल्ट क्या रहा? दिस पेंटिंग दैट इज ऑन द वॉल। जैसा कि आपको सामने लिखा हुआ है क्या? एंड देयर सी स्टैंड्स। देयर सी स्टैंड्स का मतलब हो गया कि देयर सी इज इन पेंटिंग ऑन द वॉल। तो उसने फुल अ डे वर्क किया, काफ़ी मेहनत किया और उसका रिजल्ट क्या रहा कि आपके सामने दीवार पर वो पेंटिंग टंगी हुई है या वो पेंटिंग रेडी है। आगे वो मैसेंजर से कहता है कि इफ़
यू लाइक दिस, अगर तुम इसको पसंद करते हो, मतलब इस पेंटिंग को पसंद कर रहे हो या पेंटिंग आपको अच्छी लग रही है, तो सिट डाउन एंड लुक एट द पेंटिंग। तो क्या कह रहा है, क्या इफ़ यू लाइक दिस तो सिट डाउन एंड लुक एट द पेंटिंग। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपने अभी तक क्या देखा कि द ड्यूक ऑफ फेरारा इंडिकेटिंग अ पेंटिंग टू हिज गेस्ट that is on the wall and it is the painting of his last wife या last duchess, and he says when we look the painting या when we look this painting it seems that she were alive. Further he says that he calls that painting a wonderful thing now. Next he says, या further he explains that this painting is made by Fra Pendel, who worked full a day, and the result is in the form of painting that is on the wall. Then he asks to his guest and says that if you like this painting, sit down and look at the painting. इतनी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में डॉट 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 करके रख रखा है, हर एक लाइंस की स्टार्टिंग में देखोगे हर एक फ्रेज के, तो आप ये पाएंगे। तो ये डॉट डॉट का मतलब ये है बच्चों कि ये जो टुकड़ा है डॉट 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 के बाद, ये जो फ्रेज है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आगे, ये ऊपर वाली लाइंस का या ऊपर वाली लाइन का हिस्सा है या उसका ही एक पार्ट है, लेकिन अपना थॉट वहाँ क्लियर हो रहा था, इसलिए मैंने इसको उससे सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो बच्चों सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हमारे थॉट्स एक लाइन में कंप्लीट ना हो बल्कि अगली लाइन में जा कर के हाफ में कंप्लीट हो जाए, या हमारे थॉट्स हाफ लाइन में कंप्लीट हो बाकी हाफ लाइन में दूसरे थॉट्स स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं एंजाममेंट। एंजाममेंट का मतलब होता है कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, थॉट कंटिन्यू चलते रहना। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। आई सेड Fra Pendel by design for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned. तो कह रहा है आई सेड फ्रा पेंडल बाय डिजाइन। डिजाइन का मतलब यहाँ है बच्चों एम या प्लान या प्रोजेक्ट। तो क्या कह रहा है कि आई सेड या आई टोल्ड यू दैट दिस पेंटिंग इज मेड बाय या पेंटेड बाय फ्रा पेंडल विद ए पर्पज। मैंने तुमको फ्रा पेंडल का नाम इसलिए बताया कि उसके पीछे एक एम है, एक पर्पज है, एक प्लान है। क्या प्लान है? बिकॉज फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू। बोलता है स्ट्रेंजर्स, मतलब स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? अनजान या अजनबी। लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस। काउंटेनेंस बच्चों नीचे वर्ड मीनिंग में देखोगे फेशियल एक्सप्रेशन होता है या फेस होता है। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ द अर्नेस्ट ग्लैंस। अर्नेस्ट मतलब हो गया डीप फीलिंग, डीप फीलिंग्स। बट टू माई सेल्फ दे टर्न। तो क्या कह रहा है कि मैंने, मतलब आई टोल्ड यू दैट द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग इज फ्रा पेंडल। आई टोल्ड यू,
बट देयर इज अ एम या देयर इज अ पर्पज बिहाइंड इट। इसके पीछे एक एम है, एक पर्पज है कि मैंने फ्रा पेंडल्फ का नाम लिया। क्यों लिया? बिकॉज द स्ट्रेंजर्स लाइक यू, बोलता है स्ट्रेंजर्स लाइक यू, तुम्हारी तरह जो अनजान लोग आते हैं ना, दे बिकम या दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द फेशियल एक्सप्रेशन या द डीप फीलिंग एंड सिंसियरिटी या डीप इंटेंशन या पैशन दैट इज ऑन द फेस ऑफ दैट पेंटिंग या दैट डचेस। एंड when they failed to understand that expression, they turned to myself and asked। मतलब कि मैंने फ्रा पेंडल्फ का नाम इसलिए लिया है क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, एक पर्पज है। क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं तुम्हारी तरह, जब वो लोग फर्स्ट टाइम इस पिक्चर को देखते हैं तो दे फेल टू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करने में या समझने में फेल हो जाते हैं। किस चीज़ को? द डेप्थ, द पैशन, द ग्लैंस दैट इज या द फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज ऑन द फेस ऑफ दैट पेंटिंग या दैट डचेस। समझ में आ गया? तो ड्यूक क्या कहता है कि he called Fra Pandolf its painter with a purpose because strangers comment on the passion and depiction of her facial expression and ask him which painter can capture its depth and passion in such a way। समझ में आ गया बच्चों? एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि उसने ये कहा कि मैंने इस पेंटिंग का पेंटर फ्रा पेंडल्फ को बताया, बट देयर इज अ प्लान या देयर इज एन एम या देयर इज अ पर्पज बिहाइंड इट। मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि इसके पीछे एक पर्पज है। एंड व्हाट इज दैट? ही सेज दैट when the strangers like you, जब strangers तुम्हारी तरह first time look at the painting, जब वो पेंटिंग को पहली बार देखते हैं, they failed to understand, वो समझने में फेल हो जाते हैं, which type of depth, which type of passion, which type of expression is on the face of Duchess। and when they failed they turned to myself या they turned to me and asked about such expression। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी सी बात जो अभी हमने 3 टुकड़े पढ़े हैं, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि जब वो उसको पेंटिंग दिखाता है, बोलता है कि देखो ये पेंटिंग मेरी लास्ट डचेस की है, मेरी लास्ट वाइफ की है, और इस पेंटिंग को देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी ये जिंदा हो। और ये भी कहता है कि नाउ आई कॉल दिस पेंटिंग अ वंडरफुल थिंग, अब इसको मैं एक वंडरफुल थिंग भी कहता हूँ। देन ही एक्सप्लेन, आगे वो ये बताता है कि दिस पेंटिंग इज मेड बाई या पेंटेड बाई फ्रा पेंडल्फ एंड फ्रा पेंडल्फ मेड दिस पेंटिंग इन अ सिंगल ए डे या इन सिंगल अ डे, पूरे एक दिन में इस पेंटिंग को बनाया। एंड द रिजल्ट इज दैट द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। फिर वो उससे बोलता है अपने गेस्ट से, इफ़ यू लाइक इट देन यू सिट डाउन एंड लुक एट दिस पेंटिंग। नेक्स्ट वो क्या एक्सप्लेन करता है कि आई टोल्ड यू द पेंटर इज फ्रा पेंडल्फ बट देयर इज अ रीजन, देयर इज अ पर्पज बिहाइंड इट, एंड दैट इज the strangers like you, when they look the painting at first time they failed to understand the facial expression of Duchess and they turned to myself
या दे टर्न टू मी एंड आस्क अबाउट दैट फेशियल एक्सप्रेशन। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस नॉन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। बच्चों जब आप पोएम्स पढ़ते हैं और कोई भी लाइन ऐसे ब्रैकेट में आ जाए तो आप उसका सेंस बाद में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसका सेंस पोएम से कनेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, सिंस नॉन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि नॉन मतलब नो वन, पुट्स बाय मतलब ड्रॉ खींचना, क्या द कर्टन पर्दे को, दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू जो कि मैंने आपके लिए खींचा है, बट आई, बट का मतलब यहाँ सेंस आएगा ओनली आई। तो इस सेंस में या इस जो ब्रैकेट में ये जो हिस्सा है या जो फ्रेगमेंट है, इसमें वही कहता है कि no one is allowed to draw the curtain that is on the painting of my last duchess. It can be drawn only by me that I have drawn for you. आगे वो क्या कहता है कि अब मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट में है ये पोएम के साथ सेंस क्लियर नहीं करेगा, इसको आप अलग से समझ लीजिए। आगे का जो हिस्सा है, आगे का जो टुकड़ा है या आगे की जो लाइन है वो आप पीछे वाले से कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लास्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी पर्सन या स्ट्रेंजर्स लाइक यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ लास्ट डचेस एंड दे टर्न टू माई सेल्फ या दे टर्न टू मी। आगे अब उसके साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं, एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट एंड व्हेन दे टर्न टू मी, जब वो मेरी तरफ क्या होते हैं, टर्न होते हैं, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है दैट दे वॉन्ट टू आस्क मी इफ दे डेयर, अगर उनकी हिम्मत हो तो वो मुझसे ये पूछना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। दे want to ask me how such a glance came there. It means which type of expression is on the face of last duchess and why it is, what is the reason behind this facial expression। उसके चेहरे पे ये जो एक्सप्रेशन है, what is the reason behind it, इसके पीछे रीजन क्या है। मतलब पेंटिंग देखने के बाद उसके चेहरे पे जो एक डेप्थ देखा, एक गहराई देखी, उसके चेहरे पे एक जो भाव देखा उन्होंने, जो फीलिंग देखी, वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि ऐसी फीलिंग कैसे आ गई। तो वुड राजा की तरफ या उस ड्यूक की तरफ टर्न होते हैं और वो उससे पूछते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सच अ ग्लैंस या सच अ एक्सप्रेशन। सो not the first are you to turn and ask thus। तो वो एक्सप्लेन करता है, so you are not the first person, so you are not the first person who turned me या who turned to me and ask this। वो उसको एक्सप्लेन कर देता है कि आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो मेरी तरफ मुड़ करके और मुझसे उस फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में पूछते हो या उस ग्लैंस के बारे में पूछते हो जो लास्ट डचेस के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ओके, आगे क्या कहता है, आगे वो एक्सप्लेन करने जा रहा है कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट फेशियल एक्सप्रेशन। तो वो कहता है, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय into the duchess cheek, duchess cheek। तो now he is going to explain या he explains that the expression
that you are looking at the face of या on the face of my last duchess, it is not because of her husband's presence। मतलब ये जो चेहरे पे उसके आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं या फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, आपको जो ग्लेंस दिखाई दे रहा है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली हर हस्बैंड्स प्रेजेंस, केवल उसके हस्बैंड के प्रेजेंट होने से ऐसा नहीं है, या इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स प्रेजेंस, उसके हस्बैंड के प्रेजेंट होने की वजह से नहीं है। तो आप इन 3 लाइन से आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके अनफेथफुलनेस पे, या उसको क्या कहना चाह रहा है, अनफेथफुल या चीटर कहना चाह रहा है, कि उसके चेहरे पे जो खुशियां दिखाई दे रही हैं, उसके चेहरे पे जो ग्लेंस दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे पे जो एक फीलिंग दिखाई दे रही है, वो केवल हस्बैंड की वजह से नहीं, बाकी और लोगों की वजह से भी होता है। तो इस बात से या इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही वॉन्ट्स टू से दैट शी वॉज नॉट ए फेथफुल लेडी, कि वो फेथफुल लेडी नहीं थी, ऐसा सेंस निकल करके आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। पहले तो ये बता दिया कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली माई प्रेजेंस, केवल मेरे प्रेजेंट होने से ऐसा नहीं था। परहैप्स, आगे और रीजन बताने जा रहा है कि आगे और क्या रीजन हो सकते हैं उसके चेहरे पे ऐसी खुशियाँ या ऐसा एक्सप्रेशन आने का। परहैप्स फ्रा पेंडल, फ्रा पेंडल कौन, द पेंटर, चांस्ड टू से, चांस्ड मतलब बाई चांस, हर मेंटल लैप्स, मेंटल मतलब क्या हो गया, लूज स्लीवलेस क्लॉक जिसको बोलते हो, लूज क्लॉक्स, लैप्स क्या है कि कवर्ड कर देना, ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रोट। आगे वो एक्सप्लेन क्या करता है, फर्दर द ड्यूक एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ दैट स्पॉट ऑफ जॉय, मतलब उसके चेहरे पे जो खुशी का एक स्पॉट है, एक आनंद का जो भाव है, उसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा है। वो क्या क्या कहता है कि इट मे बी पॉसिबल, या ही सेज दैट इट मे बी फ्रा पेंडल्फ हैज आस्क्ड द डचेस टू मूव द मेंटल बिकॉज, या मूव द शॉल या मूव द क्लोथ बिकॉज इट कवर्स हर रिस्ट टू मच। रीजन देखिए क्या कह रहा है। पहले तो ये बता दिया कि उसके चेहरे पे ये जो भाव है, जो खुशी के भाव हैं, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, केवल उसके हस्बैंड की वजह से नहीं है, बल्कि इट मे बी, ऐसा हो सकता है कि फ्रा पेंडल्फ वुड से, फ्रा पेंडल्फ ने ये कहा हो, क्या कहा हो, दैट द मेंटल या द क्लोथ दैट इज ऑन हर फिगर या ऑन हर बॉडी, इट कवर्स हर रिस्ट टू मच। It is also possible that he has said that he never hoped to paint such a beauty that dies along her throat. Next वो क्या कर रहा है, it is also possible that Fra Pandolf would say, Fra Pandolf ने ये कहा हो कि he never hoped, कि उसने कभी ऐसा नहीं किया था कि he will paint such a beautiful painting, या he will make such a beautiful painting. क्लियर। तो वो क्या कह रहा है कि that expression is not because of her husband, but there is some other reason. It may be possible that Fra Pandolf would say that move या remove the mantle या the cloak that covers her wrist too much, जिसने उसके रिस्ट को, उसकी कलाई को बहुत ज़्यादा कवर कर रखा है, उस मेंटल को, उस कपड़े को वो थोड़ा सा हटा ले, ऐसा उसने कहा हो। किसने? पेंटर ने। और शायद पेंटर ने ये भी कहा हो
कि उसने कभी आशा नहीं किया था दैट ही विल पेंट, कि वो बनाएगा या पेंट करेगा सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आगे कहता है वो सच स्टफ वाज कर्टेसी, कह रहा है इट वाज ओनली ड्यू टू कर्टेसी, उसने ऐसा इसलिए कहा ताकि उसमें शिष्टाचार दिखा सके। कर्टेसी क्योंकि वो रानी थी और रानी की पेंटिंग बना रहा है तो उसको शिष्टता के साथ बनाना पड़ेगा, शिष्टाचार दिखाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ऐसा इसलिए उसने कहा है क्योंकि वो अपने शिष्टाचार को दिखा रहा है। शी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। तो बाय दीज थिंग्स मतलब आफ्टर लिसनिंग द वर्ड्स या द सेंटेंसेज ऑफ फ्रा पेंडल it makes या it becomes a reason that there was a smile या there was a spot of joy on the face of last ditches। तो आपने ये चीज़ समझ लिया कि अब देखिए हम एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं इस पेज पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन बताया या जो एक्सप्लेन किया है कि वो कहता है कि जब स्ट्रेंजर्स लाइक यू, जब अजनबी तुम्हारी तरफ वो पेंटिंग को देखते हैं और उसके फीलिंग को, उसके एक्सप्रेशन को नहीं समझ पाते तो वो मेरी तरफ मुड़ करके वो मुझसे पूछते हैं हाउ या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि इस एक्सप्रेशन के पीछे रीज़न क्या है। सो मिस्टर या सर यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन आस्क दिस, तो तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जो तुमने ऐसा ये पूछा है। फिर आगे वो रीज़न बताता है कि देयर आर मेनी रीजन, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। कहता है कि उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, ये जो भाव है, ये केवल उसके हस्बैंड के होने की वजह से नहीं है या उसका हस्बैंड सामने खड़ा था इस वजह से नहीं है, बट देयर आर सम अदर रीजन्स, कुछ और रीजन्स भी हैं। फिर वो रीजन्स में बताता है कि वो बोलता है कि शायद परहैप्स कि फ्रा पेंडल्फ ने ये कहा हो कि उसकी वाइफ ने या डचेस ने जो मेंटल पहन रखा है, जो स्लीवलेस गाउन पहन रखा है या जो गाउन पहन रखा है, वो गाउन उसके रिस्ट को बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है। या उसने ऐसा भी कहा हो कि ही नेवर हो, उसने कभी आशा नहीं किया कि वो ऐसी पेंटिंग बनाएगा। उसके ये सारे वर्ड्स जो थे ना, इट वॉज ओनली ड्यू टू कर्टेसी, उसने ऐसा क्यों बोला था, केवल कर्टेसी की वजह से, शिष्टाचार की वजह से। बट इट बिकम्स द रीजन टू ब्रिंग द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन द फेस ऑफ लास्ट डचेज या डचेज। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप अगर एक बार में नहीं क्लियर हुआ है तो आप एक बार वापस से रिपीट इस वीडियो को देखना, इस लेक्चर को देखना और एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझते चलेंगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। इससे आगे के जो फ्रेगमेंट्स हैं, इससे आगे की जो पोएम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।